फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। तो साथ ही ऐसे में उन्हें ICCC में अधिकारियों के संग बैठक की और मीडिया सेंटर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया सेंटर का काली सड़क पर उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद वे सीधा मीडिया ब्रीफिंग हॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और साथ ही कुंभ की भव्यता और दिव्यता के बारे में चर्चा की विस्तार पूर्वक। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री नंदी व कई सांसद विधायक भी मौजूद थे और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। और क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए विस्तार से। टीम यूपी की ओर से महाकुंभ पर्व जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है इतनी उत्सुकता से और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हो, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज के इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बस्ती भी देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया और 2 बजे से 6:30 बजे तक अखाड़ों में और अन्य 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया। मुझे 4.5 घंटे के वो 2 सेक्टर में लगे और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का
हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की है, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सबको उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी संगम मोर्च पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। और उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ, और जितना कार्य 2019 में हुआ उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी स्थिति बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है। और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले एक माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती है और 15 अक्टूबर तक, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की मेला
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार है। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2024-2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया, प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसें परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसें भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या एक टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एंटीडोट सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाली आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको
आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं, 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित है। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से अपनी इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख अल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10 कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई है। 8000 से अधिक परिवहन निगम की बसें प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई है। 9 रेलवे स्टेशन है, जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए, वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। मोबाइल टिकट काउंटर भी हर एक रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु जनों को उपलब्ध होंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड, वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई है। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए,
कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वतीपुर कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, प्रभु राम और निषाद राज के मिलन का जो पावन भूमि है श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर के साथ ही यहां पर अन्य जो कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं जहां पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल, दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नागवासुकी मंदिर या 12 माधव के मंदिरों की पुनरुद्धार प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है, और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैट बॉक्स को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें यह चैट बॉक्स 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है और ये भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है जो गूगल के साथ भी इसमें एक MOU मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो। मित्रों, आज इन सभी सुविधाओं को आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा और इस दौरान आप करेंगे। 2019 में प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार है। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थी, जो इसके लिए जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए। विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर
आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। इसमें खबरें फाइल करने या इंटरव्यू पॉडकास्ट की व्यवस्था, एडिटिंग हो या फिर महाकुंभ से जुड़े हुए किसी संदर्भ ग्रंथ की आवश्यकता, ये सभी कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकती है और उसके लिए मीडिया सेंटर यहां पर स्थापित किया गया है, आप स्थापित किया है। और इसीलिए मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताते हुए कि कुंभ इस बार आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम के साथ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने जा रहा है। अब याद करिए, दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी इस महाकुंभ का साक्षी है। 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु प्रयागराज में है, यानी 2 ही देश हैं जिनकी आबादी 40 करोड़ से ऊपर है, तो प्रयागराज में होगा। जिन लोगों ने महाकुंभ के आयोजन को गंदगी का और भगदड़ का पर्याय बनाया था, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। उस समय लोग आते थे, क्या दुर्व्यवस्था रहती, क्या गंदगी रहती, आस्था का उन्होंने सम्मान नहीं किया था। आज आस्था को सम्मान देकर हम अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। आस्था और आधुनिकता का ये महासमागम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी कैसे खुशहाली ला सकता है। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी, अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से हो गया। कैसे आस्था इसको अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती है, प्रयागराज उसका एक नया उदाहरण बनने जा रहा है। और इसलिए आज के इस अवसर पर स्वच्छ कुंभ के साथ साथ इसको हम लोगों ने सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक महासमागम के रूप में जो भी योजना तैयार की है आपके सामने है। और मुझे बड़ा विश्वास है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है महाकुंभ के आयोजन के साथ, वह न केवल प्रयागराज को बल्कि उत्तर प्रदेश को दुनिया के उस बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में जो प्रयागराज के लिए बहुत पहले उपलब्ध होनी चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इस महाकुंभ को और प्रयागराज को और सुविधा आप दिलाने में और वो हक दिलाने में आपकी रिपोर्टिंग बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएगी। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रयागराज महाकुंभ के आप सब साक्षी बन रहे हैं और अवश्य अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस पूरे 45 दिन के आयोजन के साथ हमें जुड़ने, उसका साक्षी बनने और उसको देखने का अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सहभागिता इस पूरे आयोजन को सफलता के नए प्रतिमान तक स्थापित करने में सहायक होगा। इस विश्वास के साथ मैं मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विश्वास करता हूं कि हम सब मिल करके अपनी सिटी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में और अपने देश के बारे में एक सकारात्मक लेखनी के माध्यम से आम जनमानस की आस्था को सम्मान देंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का योगदान देंगे।
आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह प्रयागराज पहुंचे थे, जिन्होंने महाकुंभ कार्यों को लेकर पर्यटन विभाग के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। तो साथ ही उनका कहना था कि ऐसे में ड्रोन शो और लेज़र शो व अन्य कार्यक्रम भी होंगे और साथ ही महाकुंभ के दौरान लोग एडवेंचर कर सकेंगे और मात्र 3,000 रुपये में एयर राइडिंग भी कर सकेंगे। 8 मिनट की ये राइडिंग होगी, जिससे वे कुंभ क्षेत्र का पूरा दर्शन कर सकेंगे। और क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। सारी तैयारियों के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, ऐसा आयोजन जो आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि देश दुनिया के तमाम बोली, भाषा, मान्यता, परंपरा वाले विभिन्न प्रकार के लोग, मतांतर के लोग, एक सामाजिक समरसता का एक नया वातावरण प्रयागराज की धरती पर इस महाकुंभ के अवसर पर देने वाले हैं। ये हम लोगों के लिए ही बहुत फक्र और गौरव की बात है। और विशेष बात ये होगी कि आने वाले समय में यहाँ दुनिया के लगभग 50 देशों का प्रतिनिधित्व, जो सनातन संस्कृति के जिन देशों में लोग रहते हैं, उनके बारे में हम लोग और भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय दोनों लोग अशोका होटल में उन देशों के राजदूत उच्चायुक्तों के साथ एक कार्यक्रम भी किए थे। लेकिन जिस प्रकार से उत्साह उन्होंने दिखाया है, लगभग 50 देशों के राजनयिक इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। यहाँ संभवतः उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के साथ साथ एक सत्र भी हो सकता है, यहाँ विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो। चूंकि इस आयोजन के प्रति देश और दुनिया में बहुत ज्यादा उत्साह है, इसलिए हम लोगों की खास रूप से आप सब लोगों की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इस आयोजन में मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है, लेकिन और ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर भी है कि हम सब लोग मिलकर के एक होस्ट की भूमिका में इस आयोजन को सफलता की परम वैभव और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सके। आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे किसी हमारे देश के जो किसी स्टेट से आए, किसी बोली भाषा का हो, उसको कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न भाषाओं में भी हम लोगों ने कनेक्ट आपस में करने के लिए ऐप भी लॉन्च किया है। उसके बारे में अभी हम अधिकारियों के द्वारा भी आपको ब्रीफ करा देते हैं कि क्या क्या आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। देख ही रहे, एआई तकनीक हो, आधुनिक तकनीक हो, सुरक्षा की दृष्टि को, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, स्वच्छता की सुविधाएं हो, ठहरने की सारी चीजों का करने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है इस बार के इस महाकुंभ के आयोजन में 40 से 50 करोड़ लोग, जितनी संख्या चाइना और हिंदुस्तान के अलावा किसी अन्य देश की नहीं है जनसंख्या, उतनी संख्या के लोग या श्रद्धालु के रूप में कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग ने जो व्यवस्थाएं यहाँ देने का काम किया है, उसमें भी आपको जानकर हर्ष होगा कि हम लोग 4 बड़े मंच, एक बहुत बड़ा मंच कुंभ क्षेत्र में 2.5 से 3 हजार कैपेसिटी के और 10,000 की कैपेसिटी के देश के जितने भी पद्मश्री, पद्म विभूषण, अन्य बड़े कलाकार और डिग्नेटरी हैं, वो सब परफॉर्म करने का रेगुलर काम करेंगे। उसके निश्चित रूप से तिथिवार, समयवार हम लोग पूरी सूचना आपके माध्यम से भी पहुंचाने के लिए आपको उपलब्ध करा देंगे 1-2 दिन में तिथियों के साथ। और इसी प्रकार से लगभग 20 मंच हम लोगों ने महानगर के अंदर विभिन्न प्राइम लोकेशन पर भी देने का काम किया, जहाँ हमारे 15,000 से ज्यादा जो यूपी के हमारे संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड कलाकार हैं, उनके द्वारा भी यहाँ की विभिन्न लोक कलाओं के माध्यम से अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज, जो भी हमारे प्रदेश की विधाएं हैं, उनकी सभी विधाओं के कार्यक्रम अलग अलग मंच पर लगातार चलते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे विशेष सचिव के द्वारा जो यहाँ अन्य सुविधा दी गई है, उसकी भी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और लोगों की जानकारी के लिए कुछ चीजें आपके संज्ञान में ला पाए।
तो निश्चित रूप से बताने के लिए मैं ईसा प्रिया अपने जनरल सचिव से अनुरोध करूंगा कि वो आपके सामने उन चीजों के यहाँ भी जिसका जो योगदान हो सकता है सब लोग मिलकर के इसको संपन्न कराने का काम करेंगे। और हम लोगों के गौरवशाली क्षण है कि जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों से और पूरे सनातन संस्कृति के मानने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान के विदेशों से जिस तरह की उत्साह उमंग देखा जा रहा है उससे लगता है क्योंकि एक और बात सामने आ रही है विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद सबसे अच्छा पुण्य योग इस बार इस महाकुंभ का बनने जा रहा है जी। अभी संख्या चल रही है लेकिन आएंगे एवं 50 देशों की सहमति आ गई है तो मुझे लगता है कि उसको करेंगे और हमारा ये प्रयास होगा तो एक साथ ही हम लोगों ने लेके आए। का ड्रोन शो करने जा रहे हैं। हम लोग अभी कल 2 दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी और ये लोग आ जाएं उसके बाद ही हम लोग इस पे डेट्स फाइनल कर पाएंगे कि कब करेंगे। बट लोग हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जब कभी कहीं भी कोई एक पर्यटक आता है 6 लोगों को रोजी रोटी रोजगार के अवसर देता है। जो भी पर्यटक देशी या विदेशी आएगा ये सही है विदेशी मेहमान ज्यादा खर्च करता है ज्यादा उससे हम लोगों को राजस्व मिलता है लेकिन जो भी यहाँ पर्यटक है उसको रिक्शे वाला से लेकर फूल बेचने वाले माली से लेके 5 स्टार होटल तक पुजारी महन तांगे वाले रिक्शे वाले होटल वाले अन्य सभी लोग निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होते हैं और राजस्व की प्राप्ति होती है। एक तो यह कि राजस्व की प्राप्ति के लिए एक नया कीर्तिमान निश्चित रूप से बनेगा क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी और तमाम जो कल्पवासी यहाँ 3 दिन का प्रभाव करते हैं वो उनकी संख्या भी 1.5 से 2 गुना बढ़ने वाली है। तो 1 महीने लगा था कल्पवास करेंगे संख्या जो पर्यटकों की बढ़ रही है कल्पवासियों की बढ़ रही है तो मैं समझता हूँ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू गेन के लिए भी बहुत अच्छा अवसर ये बनने वाला है। मंत्री मैं अमरेश प्रताप सिंह मुझे बहुत सारा पब्लिश करने को मौका मिला है। मेरा प्रश्न ये है कि रियली ग्रेट मूवमेंट हम सभी प्राउड करते हैं बट पत्रकारों को उनकी इतना बड़ा मूवमेंट है जो देश के पत्रकारों को हम कवरेज करते हैं और दूसरी बात 20 करोड़ 24 करोड़ लोग कई बार आप गए 24 पिछली बार का 24 करोड़ हाँ लेकिन सूचना विभाग के जो आपके स्थानीय या निदेशक है तो क्या जितना टेंट हमने पिछली बार मीडिया को दिया उतने हम दे पाएंगे हम बढ़ा नहीं पाएंगे। तो मैं जैसे सदगुरु जगदीश बाबू के चैनल की मुलाकात पे आप सब लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। शुभ पूरे देश में इस महाकुंभ के भव्य दिव्य अलौकिक आयोजन के प्रति जिज्ञासा है आतुरता है और सब लोग इसमें पुण्य की डुबकी लगाने के लिए तैयारियां का जायजा लेने के लिए विभिन्न तरीके के अन्य सुविधाओं की एक बार स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज हम और माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदि गजेंद्र सिंह शेखावत जी दोनों लोग आज एक साथ आए थे। तो भारत सरकार की पर्यटन और संस्कृति विभाग से जो व्यवस्थाएं वहां की जा रही है उसका भी अवलोकन और निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की जो भी योजनाएं वहां चल रही हैं प्रगति में उन सबका निरीक्षण किया। उसके बाद वहां आपका आई सेंटर जो बन रहा है उसको हम लोगों ने देखा और मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाएं अंतिम चरण में कुछ 1 दिन में 2 दिन में कुछ घंटों में पूर्णता की ओर है लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग प्रयास किए थे और लक्ष्य ये है कि आने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने में उनकी स्नान में उनके आवागमन में उनके खान पीन में उनके ठहरने की व्यवस्थाओं में अन्य अनुभवों के लिए उन्हें कोई असुविधा न हो इसका प्रयास किया जा रहा है और संसाधन सुविधाएं
करीब करीब अंतिम चरण में है। एक तो मैं परिचय बीच में करा दूं, आइए तो हर साधु संत के एक अलग संकल्प होते हैं, मगर बात करी जाए तीर्थ नगरी प्रयागराज की, जहां महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में एक ऐसे संत पहुंचे हैं जिनका नाम है संत श्री बालक योगेश्वर दास महाराज। ये जम्मू के रहने वाले हैं। इनका संकल्प जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां लोग अपने लिए संकल्प कुछ न कुछ करते हैं, मगर इनका संकल्प दूसरों के लिए है। जिस तरह से शहीद जवान देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, इसी तरह से संत बाबा के द्वारा भी अलग संकल्प लिया गया है और ये 42वां इनका हवन यज्ञ है, जिसमें 1008 कुंड बनाए जा रहे हैं और 700 से ज़्यादा शहीद के परिवार को आमंत्रित किया गया है और प्रथम वीर चक्र विजेता भी इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हवन जो होगा वो शहीदों के लिए होगा, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए होगा। बाबा का मानना है कि हर कोई अपने लिए जीता है, मगर इन शहीद बलिदानियों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता और साथ ही जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी देश पर। तो ऐसे में संत बाबा योगेश्वर महाराज के द्वारा ये हवन कराया जाएगा, जिसमें शहीद के परिवार शामिल होंगे और 12 तारीख को संगम क्षेत्र में ये हवन होना है और भव्य और दिव्य इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेज़ी से कार्य हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, और ऐसे में अब जहां चाइना में एक वायरस मिलने के बाद हड़कंप मचा है और अब स्वास्थ्य विभाग महाकुंभ का भी अलर्ट मोड पर है। और किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ कहना था अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का कि इस वायरस से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है और किस तरह की गाइडलाइन है, आइए दिखाते हैं आपको। आएंगी या उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जो भी गाइडलाइंस उनको तय करेगी, हमारा स्वास्थ्य विभाग उस पर मुस्तैद है। और एडी हेल्थ साहब देख रहे हैं इसको, जेडी हेल्थ भी देख रहे हैं, तमाम स्वास्थ्य की टीम लगी है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज भी उसमें है, सारी टीम लगातार आपस में बात कर रहे हैं और कंसल्ट पे हैं। हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके अतिरिक्त जो वायरस की आप जहां तक बात कर रहे हैं, अगर इसके लिए कोई गाइडलाइन भारत सरकार से जारी होती है तो उसका अच्छे से अनुपालन कराया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।